नमस्कार है, मैं नेहा शर्मा साध्य एनसीईआरटी ट्यूटोरियल एकेडमी से। ये अकाउंटिंग का सेकंड वीडियो है हमारा। इसके पहले के वीडियो में हमने बेसिक चीज़ों के बारे में जाना था, अब इससे आगे के बारे में जानते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा कुछ पहले का रिपीट कर रही हूँ। बेसिक अकाउंटिंग का जो यूज़ होता है वो क्यों होता है और कहाँ पर होता है, किस लिए हम अकाउंटिंग का यूज़ करते हैं। तो पहला यूज़ है व्यवस्थित लेखा करना। व्यवस्थित लेखा करने का मतलब क्या होता है, हम कोई भी व्यापार में किए जाने वाले सौदों को क्या कहीं पर भी लिख सकते हैं या किसी भी तरीके से लिख सकते हैं? नहीं, उसका एक व्यवस्थित रूप होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए किसी भी पुस्तक में क्रमवार तिथिवार क्रमशः लिखा जाता है, उसे कहते हैं व्यवस्थित लेखा करना। ठीक है। सेकंड ये काम आता है, कहाँ यूज़ होता है इसका? लाभ हानि की गणना के लिए। लाभ हानि के बारे में हमको पता है। लाभ हानि क्या होता है? मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसने व्यापार किया, उसने लगाया 1000 रुपये पूरे वर्ष में, और वर्ष के अंत में उसे पता चला कि उसके पास 1500 रुपये है। तो जो ये 500 का डिफरेंस आया वह उसका क्या कहलाएगा? लाभ कहलाएगा। इसी को अपोजिट कर देते हैं कि किसी व्यक्ति ने 1500 रुपये लगाए और वर्ष के अंत में उसके पास केवल बचते हैं 1000 रुपये, तो जो 500 का डिफरेंस आ गया वो क्या हो जाएगा? हानि। तो लाभ और हानि की गणना हमको कैसे पता चलेगा? जब तक हम किसी चीज़ को लिखेंगे नहीं व्यवस्थित तरीके से, तब तक हमको नहीं पता चलेगा। तो व्यापार के स्वामी ने कितना माल बेचा है, कितना माल खरीदा है, इन सारी चीज़ों की जानकारी जिस पुस्तक में लिखी जाती है वहीं से हमें लाभ हानि की गणना करने में मदद मिलती है। अगला यूज़ क्या है? वित्तीय स्थिति का ज्ञान। प्रत्येक व्यवसायी को यह जानना आवश्यक होता है कि वह उसकी वित्तीय स्थिति क्या है। वित्तीय मतलब वित्त, वित्त मतलब होता है पैसा। उसका जो व्यवसाय चल रहा है उसकी वित्तीय स्थिति क्या है, इसको जानने के लिए भी उसे जो पुस्तक बनाई होती है उसकी मदद लेनी पड़ती है, मतलब अकाउंट की मदद लेनी पड़ती है। तो वित्तीय स्थिति के बारे में कैसे पता चलेगा? मैंने बताया कि कोई व्यक्ति पूरे वर्ष में शुरुआत में 1000 रुपये लगाया और वर्ष के अंत में उसके पास 1500 रुपये हैं। इसका मतलब ये है कि उसने 500 रुपये ज़्यादा कमाए, जो लाभ है उसका। अर्थात हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति की वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी है, मतलब उसने 1000 में 500 रुपये और कमा लिए। ठीक, ये मैं छोटा आंकड़ा लेके समझा रही हूँ आप लोगों को, इससे इतने कम का तो कोई व्यापार नहीं करता। फिर भी इसके अपोजिट करते हैं। वित्तीय स्थिति खराब कैसे पता चलेगी? मान लीजिए कोई व्यक्ति ने 1500 रुपये लगाया और उसको वर्ष के अंत में केवल 1000 रुपये बच रहे हैं, तो जो 500 रुपये की उसकी हानि हो गई वो उसको क्या बताएगी कि उसकी उस वर्ष की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। स्मरण शक्ति का पूरक। ये तो मैंने पहले ही बताया था कि प्राचीन समय से लेकर अब तक कोई भी व्यक्ति चीज़ों को याद रखने में सक्षम नहीं है। काफ़ी आविष्कार हो चुके हैं, लेकिन ऐसी कोई मेमोरी नहीं बनी कि इंसान सारी चीज़ों को याद रख सके। इसलिए लेखा किया जाता है, इसलिए यूज़ किया जाता है अकाउंटिंग का। तुलनात्मक अध्ययन हेतु। तुलनात्मक अध्ययन मतलब तुलना करना। जैसे वर्ष 2001 में किसी व्यक्ति को 500 रुपये का लाभ हुआ और वर्ष 2002 में किसी व्यक्ति को 1000 रुपये का लाभ हुआ। तो 2001 की तुलना 2002 से जब करेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि 2001 की अपेक्षा 2002 में उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। तुलनात्मक अध्ययन हेतु इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं क्रय विक्रय का ज्ञान। कोई फर्नीचर का व्यापारी है, वो फर्नीचर खरीद के रख दिया, अब लगातार फर्नीचर बिक रहे हैं और वो खरीद नहीं रहा है, ना ही वो लेखा कर रहा है। एक समय आएगा कि उसका स्टॉक ख़त्म हो जाएगा। मैंने स्टॉक के बारे में बताया था आपको। स्टॉक का मतलब वो होता है कि जिस भी चीज़ का व्यापारी करता है उस चीज़ को, सामान को पहले से भर कर रखना, पहले से गोडाउन में ला कर रखना स्टॉक कहलाता है। ठीक है। तो अगर वो क्रय विक्रय का ही उसको ज्ञान नहीं होगा तो वो कैसे बेचेगा सामान आगे? तो इसकी भी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? अकाउंटिंग से।
लास्ट है महत्वपूर्ण सूचनाओं का ज्ञान। क्रय विक्रय के अलावा भी बहुत सारी जानकारी होती है, छोटे छोटे खर्चे होते हैं, बिजली का बिल देना होता है, गाड़ी भाड़ा देना होता है, किराया देना होता है, वेतन देना होता है। इन सारी चीज़ों की जानकारी एक व्यापारी अकेले याद नहीं रख सकता, इसलिए इन सारी चीज़ों की जानकारी के लिए वो क्या बनाता है? अकाउंटिंग। आज हम पढ़ेंगे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन के स्वर्णिम नियम। ठीक है, उससे पहले जान लेते हैं खाते। अब खाते क्या होते हैं? खाते 3 प्रकार से दिखाए गए हैं, पहले 2 प्रकार से दिखाए गए हैं। पहला है व्यक्तिगत खाते और दूसरा है अव्यक्तिगत खाते। नाम से क्लियर है, व्यक्तिगत खाते। व्यक्तिगत खाते मतलब व्यक्ति, जो किसी व्यक्ति से संबंधित हो, जैसे कृष्ण ब्रदर्स का खाता, राम का खाता, XYZ कंपनी का खाता। ठीक, मतलब जो किसी संस्था या किसी व्यक्ति से संबंधित हो वह व्यक्तिगत खाते की श्रेणी में आता है। पूंजी खाते के बारे में आप लोग जानते हैं, इससे पहले मैंने बताया था। पूंजी खाता वो होता है जो व्यापार का स्वामी जितनी भी पूंजी लगाता है, जितना भी धन वो लगाता है, वो सब पूंजी खाते के अंतर्गत आएगा। आहरण एक नई चीज़ आई है। अब आहरण क्या होता है? जब व्यापार का स्वामी अपने ही व्यापार से अपने निजी उपयोग के लिए कुछ धन या वस्तु निकाल लेता है तो उसे आहरण कहते हैं। तो चूंकि उसने स्वयं के लिए इस्तेमाल किया है और वह स्वयं व्यक्तिगत की श्रेणी में आता है, इसलिए आहरण खाता भी किसकी श्रेणी में आएगा? व्यक्तिगत की श्रेणी में। ठीक है, अव्यक्तिगत खातों को 2 भागों में बांटा गया है, ये भी नाम से क्लियर है। अव्यक्तिगत खाते, अव्यक्तिगत खाते मतलब जो व्यक्ति से संबंधित तो नहीं है लेकिन उनके कार्यों से संबंधित हैं। इसको 2 भागों में बांटा गया है, वास्तविक खाते और अवास्तविक खाते। वास्तविक खातों में आता है रोकड़ खाता। रोकड़ शब्द नया लग रहा होगा, अभी अकाउंटिंग में आपको बहुत सारे शब्द नए लगेंगे। रोकड़ का मतलब होता है कैश। कैश तो आप सब लोग जानते हैं, रुपए को बोलते हैं कैश। तो वास्तविक की श्रेणी में आता है रोकड़ खाता। फर्नीचर खाता, जो भी फर्नीचर हम यूज़ करते हैं। भवन खाता, जिस पर व्यापार शुरू किया जाता है, कोई भवन बनाया जाता है, कार्यालय बनाया जाता है। मशीन खाता, जहाँ पे कार्य होता है। इन सारी चीज़ों की जानकारी वास्तविक खाते के अंतर्गत आती है। अवास्तविक खाते व नाम मात्र के खाते क्या होता है? अब व्यक्ति जब व्यापार शुरू करेगा तो इन सारी चीज़ों का भी यूज़ करता है, जैसे किसी चीज़ को व्यापार तक पहुंचाने का किराया देना या उस भवन का किराया देना, किसी कर्मचारी को वेतन देना। बट्टा, बट्टे का मतलब क्या होता है? छूट, रियायत, डिस्काउंट बोलते हैं जिसको। ब्याज, कमीशन, इन सब के बारे में हम डील में बाद में पढ़ेंगे। अभी हम देखते हैं खाते। तो ये खातों को 2 भागों में बांट दिया गया है। अब अकाउंटिंग के कुछ नियम होते हैं, देखिएगा। जब बात करते हैं हम व्यक्तिगत खाते की, तो इसका नियम कहता है पाने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट। अर्थात जो व्यक्ति पाएगा, अर्थात जिसके पास पैसा आएगा, उसे हम डेबिट करेंगे और जो पैसा देगा उसे हम क्रेडिट करेंगे। डेबिट और क्रेडिट को हिंदी में कहते हैं, डेबिट को नाम और क्रेडिट को कहते हैं जमा। ये अकाउंटिंग के 2 शब्द हैं जिससे पूरी अकाउंटिंग संबंधित है। शुरू से लेकर आखिरी तक इन शब्दों का प्रयोग होता है। तो व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत हमको समझ आ गया कि पाने वाला जो भी व्यक्ति होगा उसे क्या करेंगे हम? डेबिट, जिसे हिंदी में कहते हैं नाम। और देने वाले जो भी व्यक्ति रहेंगे उसे क्या कहेंगे? क्रेडिट, जिसे हिंदी में कहते हैं जमा। अगला नियम देखते हैं। सेकंड नियम है अब वास्तविक खाते। वास्तविक खाते के अंतर्गत सारी चीज़ें व्यापार से संबंधित हैं, तो व्यापार के लिए नियम होगा। तो
जो भी वस्तु व्यापार में आती हैं, व्यापार में आती है, वो क्या हो जाती है? डेबिट। और जो भी वस्तु व्यापार से जाती है, वो क्या हो जाती है? क्रेडिट। ठीक है, अब लास्ट और आखिरी नियम देखते हैं नाम मात्र के खातों का, जिसको अवास्तविक खाते कहते हैं। तीसरा नियम है हमारा नाम मात्र के खाते। नाम से कितना क्लियर हो रहा है? देखिए, नाम मात्र के खाते मतलब जो नाम मात्र के हों, जिन्हें कुछ चीज़ों को याद रखने के लिए बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये नाम मात्र के खाते का रूल्स है, जितने भी प्रकार के हानि या व्यय, व्यय मतलब होता है खर्चे, जो भी हानि और व्यय होंगे वो क्या हो जाएंगे? डेबिट। और जो भी आय और लाभ हैं, आय और लाभ जस्ट इसके अपोजिट, वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। ये है गोल्डन रूल्स अकाउंटिंग के। इसके हिसाब से ही जब हमको ये चीज़ें समझ आ जाती हैं, उसके बाद ही हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना पाते हैं। तो एक बार आप इसके बारे में अच्छे से देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और एकेडमिक की क्लासें ओपन हो चुकी हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।